सताए तुझे कोई बेवफा बिस्मिल कभी तो मुंह से कुछ ना कहना है कि सबका साथ सबका विकास और सवर्णों का सत्यानाश। ये कहाँ की बात है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी हो यही तो शपथ ली जाती है, तो आखिर उस शपथ को झूठा क्यों नारे लगे कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी के पहली बार को लेकर के जो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन क्या कारण रहे विरोध के? सभी का संरक्षण होता तो संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में इसका विरोध नहीं हो रहा। पहला अपने समाज के प्रति जो नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन हमें करना था वो हमने कल किया और आगे भी करते रहेंगे बिना किसी भय के। नमस्कार आया, मैं नरेंद्र यादव, आप देख रहे हैं P2C और हमारे साथ में हैं अंशु पांडे, जनराज इंडिया फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा नेता, लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से और मुलायम सिंह को गुरु मान करके राजनीति में कदम बढ़ाने वाले अंशु पांडे, अजय मीरा पांडे उर्फ अंशु पांडे के नाम से आपको सभी जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आभार आपका। आज जो पॉडकास्ट में आपको आमंत्रित करने का सीधा उद्देश्य है कि जब भी कोई ऐसी समस्या आई है कि जिसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अंशु पांडे मुखर होकर के सीधे आवाज़ उठाते हैं, किसी भी प्रकार का डर भय के जनहित के लिए समर्पित रहते हैं, लालायित रहते हैं। यूजीसी बिल को लेकर के, यूजीसी एक्ट को लेकर के जो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन शाहजहांपुर में न तो सत्ता पक्ष की ओर से कोई विरोध हुआ और न ही विपक्ष की ओर से, लेकिन अंशु पांडे ने जनराज इंडिया फ्रंट की ओर से जो बड़े स्तर पे विरोध प्रदर्शन किया और यूजीसी एक्ट के विरोध में अपने तार्किक रूप से जो तथ्य प्रस्तुत किए उसका प्रभावी असर भी हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट जो कि 2026 यूजीसी एक्ट 2026 के नाम से जो लागू किया गया था उसको तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और आज उसको बहुत जश्न भी मनाया गया है। चौक में जैसे दीपावली की तरह आतिशबाजी छुटा करके खुशी जताई गई है। सबसे पहले तो हम जानना ये चाहेंगे, आपने बड़े स्तर पे जो इसका विरोध किया है यूजीसी एक्ट का, जबकि हम आमतौर पे है कि ये एक्ट जो है जो एससी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, दिव्यांगजन है, उनको ये प्रोटेक्शन के लिए था ताकि वो निर्बाध रूप से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके, पढ़ाई कर सके, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, तो उसके लिए लाया गया है। लेकिन आपने उसका विरोध किया है। हम जानना चाहते हैं कि आपके क्या कारण रहे विरोध के और उसको लेकर जो उच्चतम न्यायालय ने जो उसका संज्ञान लिया और उस पर रोक लगा दी। सबसे पहले तो मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पुनः अपने प्रतिष्ठित स्टूडियो में एक बार हमको फिर एक सार्थक विषय पे बोलने का अवसर प्रदान किया और हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं बस आपको जरा सा संशोधन जो आपने क्वेश्चन में कहा है कि SC ST OBC वर्ग और उनके संप्रदाय के लिए जो ये यूजीसी एक्ट 2026 सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है, इसमें अगर सभी का हित, सभी का संरक्षण होता तो संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में इसका विरोध नहीं हो रहा होता, पहला। दूसरा, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस एक्ट इज टोटली अगेंस्ट फ्रॉम द लीगल डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा। और आप ये मान लीजिए कि ये जो एक्ट है पूरे तरीके से ये सवर्ण समाज के हितों पर एक कुठाराघात है, जिसमें सवर्ण समाज की पूरी अनदेखी जो है वो की गई है। और इस उद्देश्य से इस बिल को लाना कि एक जाति विशेष और एक वर्ग विशेष को आप विभिन्न स्तरों पर उसमें जो प्रावधान है अगर आप उसको सही से पढ़ें और उसका अध्ययन करें गंभीरता से, तो आप ये पाएंगे कि सवर्ण समाज को लेकर के यूजीसी एक्ट 2026 के जो प्रावधान
प्रस्तुत किए गए हैं भारत के राजपत्र में, वो कहीं पर से भी सवर्ण समाज के बच्चों के हित में, सवर्ण समाज के हित में नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि इस एक्ट को बनाने में और इस एक्ट को पटल पर सरकार द्वारा रखने में जिन प्रावधानों, जिन नियमों का उल्लेख किया गया है, उसको आज इस देश की आत्मा, भारत की सर्वोच्च अदालत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपना स्पष्ट डिसीजन इस संदर्भ में दिया है, क्योंकि उसमें उन्होंने जातिगत रूप से, व्याख्यात्मक रूप से और तकनीकी रूप से कमी पाई, इसलिए आज इस एक्ट को पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टे किया गया। नहीं, स्टे किया गया है, लेकिन अभी तो पक्षों को सुना जाएगा। जी, अभी तो लागू होने पक्षों को सुनने के उपरांत ही, दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत ही आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मुख्य पीठ के माध्यम से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी और अन्य माननीय जजों की खंडपीठ ने जो है इस पर जो स्टे किया है, उसको जजमेंट को अभी मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन मैंने जो जजमेंट मेरे नॉलेज में है उसके अकॉर्डिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट आज अपने आदेश में कहा है कि इस एक्ट में जातिगत रूप से जो विषमताएं हैं उनकी व्याख्या अस्पष्ट है, यानी अनक्लियर, अस्पष्ट है। और इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर ये आदेश केंद्र की सरकार को पारित किया है, आदेशित किया है विधिक रूप से कि आप इसमें शिक्षाविदों के माध्यम से, विधिक क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के माध्यम से और विषय विशेषज्ञों के विषय के माध्यम से आप इसकी एक जनरल कमेटी बनाएंगे, यानी कि उसमें सभी विषय विशेषज्ञों को आप लेकर के और बनाएं। और दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही है कि इस देश में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई एक्ट नहीं आना चाहिए जो जातिगत विभेद उत्पन्न करे आम संप्रदाय के बीच में। तो ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आम जनभावना को दृष्टिगत रखते हुए, न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए ये स्टे आज किया। इसमें मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। पूरे जिस तरीके से आक्रोश है, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि जो केरल में एंड साउथ में चुनाव होने वाले हैं, जो वहाँ पे सवर्ण की आबादी बहुत कम है, एससी ओबीसी ज्यादा है, क्योंकि भाजपा जो भी कदम उठाती है सामान्य तौर पे नहीं, काफी सर्वे करके रूट लेवल से लाके तब वो जो है कोई एक्ट और बिल इस तरीके से आता है। इसमें क्या लगता है आपको, कोई राजनीतिक इसके निहितार्थ हैं, कोई इसका फायदे के लिए ये आनंद फानम लागू किया गया, या केवल जो चाहे कांग्रेस है, सपा है, जो पीडीए को एससी ओबीसी की बात कर रहे थे, चुनाव में मुद्दा बढ़ा, कहीं भाजपा का एकदम कि हाँ इसको हम ऐसे करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाएगा और हमें सिंपैथी मिल जाएगी एससी ओबीसी की? देखिए, तो आपको क्या लगता है? यू हैव रेज्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन अबाउट इट। आपने इतना अच्छा क्वेश्चन ये उठाया है। 110% आप ये मान के चलिए कि ये जो एक्ट लाई है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें उसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। इससे पूर्व ये हमारे देश के अन्नदाताओं के प्रति, 700 से ऊपर किसानों के मतलब उनको जो है उनकी मृत्यु हो गई। आप उन परिवारों से उनका दंश, उनका दुख पूछिए आज। क्या केंद्र की सरकार ने ये एक्ट लाने से पहले अपने देश के अन्नदाताओं के प्रति कोई विचार किया था? अन्यथा वो वापस लेना पड़ा। तो इस देश में बीजेपी ने जब से ये 2014 में सत्ता में आए हैं, तब से लेकर निरंतर ये देश की अखंडता, देश के सांप्रदायिक सौहार्द, देश की धार्मिक भावनाओं पर निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा ला रहे हैं जिससे कि एक देश में जो एक सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है, उस सांप्रदायिक सौहार्द को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। अच्छा, ये बताइए, इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए, इससे बीजेपी, सवर्ण जो है, देखिए, जो सीधे हमारे प्रधानमंत्री जी के भाजपा के विरोध में कोई भी बोलता था तो वो देश तो ही हो जाता था, उसको गालियां पड़ती थी जी। लेकिन पहली बार हमको लगा जी, आपने तो वो करके दिखाया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2014 में जब से आया, कोई विरोध की हिम्मत नहीं कर पा रहा। देखिए, मतलब जो नारे लगे कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, पहली बार हमको सुनाई पड़ा, वो आपने सड़कों में लाके एकदम, तो आक्रोश का जो ज्वाला जो फूटा है, तो इसमें भाजपा को क्या नफा नुकसान होने वाला है? देखिए, जो आपने ये पूछा कि आखिर ये
कैसे हम लोगों ने किया, इसके पीछे कौन सी ऊर्जा रही, तो 2 इसके कारण हैं। देखिए, आनुवांशिक रूप से हेरिडिटिकली माता पिता से संतान में गुण आते हैं, अच्छे और खराब। ठीक है, मैं ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि माँ के गर्भ से और वर्तमान तक उन्होंने भी यही शिक्षा दी कि अन्याय के खिलाफ कभी झुकना नहीं, आवाज बुलंद। तो जो हमें बाई बॉर्न जानते हैं वो ये बात जानते हैं, हमने अपने छात्र जीवन से और वर्तमान तक आपके सम्मुख 25 साल काटे हैं, कभी भी जीवन में अन्याय के खिलाफ नहीं झुके। तो ये तो एक आनुवांशिक कारण है। दूसरा, ये हिंदुस्तान ही नहीं विश्व की सबसे पावन धरा है, जहाँ पर श्रद्धेय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह का, ठाकुर रोशन सिंह जैसे रणबांकुरों ने जन्म लिया। तो ये हमारे लिए एक बहुत क्रांति धरा की एक वो मिट्टी है कि जिस पर जन्म लेके जीवन अभिभूत हुआ। तो इस मिट्टी के जो कण हैं, नरेंद्र जी, वो बहुत उपद्रवी हैं और बहुत स्वभाव से क्रांतिकारी हैं। और आज के वर्तमान परिदृश्य पे इस प्रोटेस्ट को करने में श्रद्धेय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की 2 बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि सताए तुझे कोई बेवफा बिस्मिल, कभी तो मुंह से कुछ ना कहना। वाह। सताए तुझे कोई बेवफा बिस्मिल, कभी तो मुंह से कुछ ना कहना, बस आहा कर लेना, हम शहीदाने वफा का दीनो ईमा और है, सजदे करते हैं हम सिर्फ पांव पर जल्लाद के। तो ये पंक्तियां पूरे जीवन में हमें छात्र जीवन से प्रेरणा देती रही। डर सिर्फ ईश्वर के आगे है, जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है, और उसके अतिरिक्त किसी से डरना, कुछ भी हो सकता था। आप तो जानते हैं कि इंटेल किस प्रकार के थे, लेकिन अपने स्वभाव, अपने देश, अपने जिले के प्रति, अपने समाज के प्रति जो नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन हमें करना था वो हमने कल किया और आगे भी करते रहेंगे बिना किसी भय के। ये जो एक्ट आया है, इसमें सबसे बड़ा कि काफी अध्ययन के बाद 2019 से चल रहा था सर्वे। जी। एक रिपोर्ट है हमारे पास जी कि रोहित वेमुला और घायल लड़की मामला बना आधार इसका। जी। इसमें ये रेगुलेशन रोहित वेमुला 2016 और पायल तड़वी 2019 जैसी दर्दनाक घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसके निर्देशों के अनुपालन में तैयार किया गया था ये एक्ट जी। और इन याचिकाओं को रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और पायल तड़वी की मां आबिदा सलीम तड़वी ने दायर किया था। इसके बाद में क्या होता है कि भेदभाव की शिकायतें इतनी ज़्यादा बढ़ गईं, यूजीसी के पास पहुंची और सबसे बड़े 118% की वृद्धि हुई है। यूजीसी के आंकड़े समस्या के गंभीरता को उजागर करते हैं कि रिपोर्ट हमको मिली। उच्च शिक्षा के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश यादव हैं और जो पत्रकार भी रहे और इसमें पत्रकारिता के एचओडी हैं। जी मैं जानता हूं। तो 2019-20 में जहां 173 शिकायतें दर्ज हुई थी, 2023-24 में संख्या बढ़ के 378 हो गई। जी जिसमें एससी, ओबीसी और दिव्यांग जन भी ये शामिल है। किस तरीके से, तो 5 वर्षों में कुल 1160 शिकायतें, यानी 1160 शिकायतें यूजीसी के तक पहुंची। यानी जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की वृद्धि हुई। ये सारे अध्ययन के बाद में आंकड़े जब आए तो चौंकाने वाले, तब ये एक्ट लाया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो इसको स्वीकारते हैं कि जातिगत भेदभाव होता रहा है, अभी भी हो रहा है, स्वीकारते मानते हैं या नहीं, और अगर इस तरीके से वृद्धि तो क्या एक्ट जरूरी था या नहीं? देखिए, आपने जो बात कही है कि रोहित वेमुला का जो प्रकरण है, निश्चित तौर पर वो पूरे देश के लिए बहुत ही निंदनीय रहा है और उसकी हम लोग पूरी सांत्वना उस परिवार के प्रति रखते हैं। लेकिन अगर आप वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का आप लैंडमार्क जजमेंट पढ़िए, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट पढ़िए, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, आप उनका अध्ययन करें। हम लोग जो आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर पूरे अध्ययन के बाद लड़ रहे हैं। आप 2012 का यूजीसी एक्ट पढ़िए। उस यूजीसी एक्ट में सिर्फ एससी और एसटी के लिए ये प्रावधान था कि कैंपस से लेकर के विश्वविद्यालयों में या कहीं भी ऐसे संस्थानों में अगर एससी एसटी का कहीं पर कोई उत्पीड़न होता है, मानसिक, शारीरिक, व्यावहारिक या शैक्षिक दृष्टिकोण से, तो उनके लिए एक स्पेशलाइजेशन
गाइडलाइंस थी। निजी स्वार्थों के चलते भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने ओबीसी वर्ग को इसमें सम्मिलित किया। नहीं तो जो ओबीसी को शामिल किया तो आपको दर्द क्यों हुआ? हमें बिल्कुल दर्द नहीं है। हाँ। हमको दर्द इस बात का है कि सबका साथ सबका विकास और सवर्णों का सत्यानाश, ये कहाँ की बात हुई? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें आप आर्टिकल नंबर 14 से और 18 तक अगर रेगुलरली अध्ययन करें तो वो ये स्पष्ट परिलक्षित करता है कि हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय को समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या कारण ऐसा है कि केंद्र की सरकार ने जनरल कैटेगरी के बच्चों को इस एक्ट में एक पूरे तरीके से आपने अपराधी के दृष्टिकोण में, शोषक के दृष्टिकोण में, आप सोचिए, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, शोषक की भूमिका में आपने लाके खड़ा कर मतलब बना दिया आपने। आप बताइए कि हु वुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ अगर कोई बात ऐसी होती है तो जो कमेटी उन्होंने बताई है, इक्विटी कमेटी कैंपस में जो वर्क करेगी, देयर इज नो एनी पर्सन ऑफ जनरल कैटेगरी इन दिस कमेटी। आप बताइए, ना तो कोई जनरल कैटेगरी का प्रोफेसर इसमें है, ना कोई जनरल कैटेगरी का छात्र है, ना कोई छात्र प्रतिनिधि है, ना ही कोई शिक्षक शिक्षिका है। तो क्या ये देश की सरकार इस प्रकार का प्रावधान लाके एक वर्ग विशेष को अपमानित करना चाहती है? नहीं, एक चीज बताइए, तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में और इस एक्ट में कहां पर डिफरेंस आ रहा है? इसमें देखो कोई भी एक्ट है, खामियां हो सकती हैं जी, इसमें खामियों को सुधार आप चाहते हैं जी, या एक्ट को लागू नहीं होने देना चाहते? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। ये कोई पत्रकार इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आप इसलिए ये क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं क्योंकि आपका 30 साल का अनुभव है। मैं आपको जनराज्य फ्रंट परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, ताकि ये बात हम कह सकें। आप विचार करिए इस बात का, आप अचानक से आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके पद, उनकी गरिमा, उनके सम्मान का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन अगर कोई बात जो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, उसका विरोध करना हमारा सिटीजन, भारत के सिटीजन होने के नाते एक नैतिक कर्तव्य है। आप अचानक से रात में आते हैं और 500 और 1000 के नोटों को नॉन टेंडर कर देते हैं। क्या अपने देश में किसी भी संस्था से, देश के लोगों से इस बात की स्वीकृति ली? कौन किस कंडीशन में है, किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, जो जहां था वहीं का वहीं रुक गया। लेट मी फिनिश। और इस तरीके के आदेशों से देश एक संकट की स्थिति में खड़ा हो गया, आपातकालीन स्थिति जैसी स्थिति हो गई। ठीक है, उसके संदर्भ विभिन्न प्रकार के लोग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उस स्थिति की बात कर रहा हूं। वैसे ही ये कमेटी जब यूजीसी एक्ट लाई गई तो क्या अपने देश में सवर्ण समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जुडिशरी में हैं लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज में हैं, बहुत बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर्स हैं, पत्रकार हैं, आपकी क्षेत्र के लोग हैं, क्या देश के प्रमुख सवर्ण क्लास के लोगों से ये डिस्कशन गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था? तो जब नहीं करा, आप एक तरफा आरोप लगा करके, एक तरफा आप एक अधिनियम बना करके हमारे वर्ग को, सवर्ण समाज को अपमानित कर रहे हैं, दैट इज नॉट फेयर। इसके लिए पूरे तरीके से केंद्र की सरकार अपनी अपरिपक्वता की परिचायक के भूमिका में खड़ी हो गई है, जिसको इस देश के हर राज्य ने, हर सवर्ण ने और पढ़े लिखे वर्ग ने, जो बिल्कुल किसी वर्ग में विभेद नहीं करता, उसने भी इसको नकारा है। उसका उदाहरण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो आज टिप्पणी आई है इस संबंध में, उसको रीड करिए, उसको देखिए। एक एक शब्द माननीय सर्वोच्च न्यायालय का माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो किया है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने स्पष्ट परिलक्षित किया है कि जातिगत विभेद अस्पष्ट है और इससे देश में सामाजिक ढांचे को क्षति पहुंचेगी। और ये और लाइन उसमें कही है कि अमेरिका में जैसे आप देखिए, श्वेत वर्ण के बच्चे अलग पढ़ते हैं और अमेरिकन सिटीजन्स अलग पढ़ते हैं, जबकि वहां पर अलग प्रकार का आरक्षण लागू रहा है पूर्व में। ठीक है, निग्रो संप्रदाय के लिए अलग से रिजर्वेशन था। तो ये बताइए, देश की सरकार देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही है, तभी तो केंद्र की सरकार है। तो आपके लिए हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय आक्षुण्य होना चाहिए। ये संविधान की शपथ भी है कि आप शपथ ले रहे हैं कि मैं हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय को अक्षुण्ण रखूंगा, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, यही तो शपथ ली जाती है। तो आखिर उस शपथ को झूठा क्यों करा जा रहा है? सवर्ण समाज के साथ जो ये उत्पीड़न है, इसको देश का सवर्ण समाज अस्वीकार करता है।
और कमी ना होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर टिप्पणी नहीं की होती। जो हम आंकड़े बताते हैं कि जिस तरीके से जितने मामले आए हैं, 1160 मामले आए हैं 3-4 सालों में, ईजीसी में जो दर्ज हैं, जो 378 मामले जो हैं जो अभी हाल में हुई हैं, 98 जो आत्महत्या हुई हैं, वो जिस तरीके से ये जो आंकड़े बताते हैं, तो जो शोषक की भूमिका में सवर्ण समाज रहा है और जिसकी वजह से इस सरकार को मौका मिल गया। मतलब हालांकि कोई भी हो सकता है जो ताकतवर है, उसने सदैव जो इतिहास गवाह है, जो कमजोरों पे उसने शासन किया है और जंगल राज की भी उससे संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन ये जो आंकड़े बताते हैं कहीं न कहीं वो सभी के सभी जो सवर्ण निकले, यानी सभी तो नहीं कहेंगे, 95% तो निकले ही हैं, और जिसकी वजह से सरकार को मौका मिला, उसने एससी ओबीसी को जो एक बड़ा तबका है, एक बड़ा वोट बैंक है, उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश की है इस एक्ट के माध्यम से। तो इसको कैसे आप डिफाइन करना चाहें? देखिए, आप इस चीज़ को समझिए, ये बड़ा गहरा प्रश्न है, आपके संज्ञान में है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जनपद शाहजहांपुर की क्रांति धरा पर हमने अपने अथक प्रयास से, माननीय नेताजी के आशीर्वाद से, देश का पहला राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनाया 12.5 करोड़ रुपए से। क्या हमने ये अपने मन में रखा कि इसमें सिर्फ सवर्ण पढ़ेंगे या सवर्ण बेटियां पढ़ेंगी? सवर्णों ने कभी भी इस बात को अपने हृदय से लेके अपने मस्तिष्क में नहीं रखा। जब भी कहीं हमारा समाज कथा करने जाता है तो लास्ट में यही कहता है कि सबकी जय हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। ठीक है, आप ये सोच के देखिए, ये अक्षरश वचन जो हैं वो सभी के लिए, ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज का रहता है। दूसरा, 78% मामले जो उल्लेख इस एक्ट में किया गया है शोषक की भूमिका बनाने में सवर्ण समाज को, आप लैंडमार्क जजमेंट्स का अध्ययन कर लीजिए, विभिन्न ऑनरेबल कोर्ट्स का डेटाबेस निकाल लीजिए, 78% मामले SC ST के फर्जी पाए जाते हैं। और अभी 3 दिन पूर्व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने स्पष्ट लैंडमार्क दिया है कि सिर्फ गाली देने से या अभद्र भाषा का प्रयोग करने से SC ST एक्ट नहीं लगेगा। तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि गवर्नमेंट ने जो प्रोपोगंडा बनाया है, अभी सरकार आपकी, मशीनरी आपकी, डेटाबेस आपका, ऐसा नहीं था तो ECI को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर क्यों प्रश्न चिन्ह विपक्षी दल लगा रहे हैं कि आपने सारा डेटाबेस वोट बैंक का अगर हटाया है तो उसका वाजिब कारण आपको देना चाहिए था। और उसी प्रकार से इस एक्ट में भी उन्होंने जो चीजें रखी हैं वो गलत हैं, तथ्यहीन है, जिसको ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी अपनी स्वीकृति दी है कि ये मामले फर्जी थे। हाँ, किसी भी वर्ग, धर्म और संप्रदाय के बच्चे पहले नंबर पर भारतीय हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव हमारे मन में भी नहीं है, ना समाज के मन में है। वरना ब्राह्मण समाज विभिन्न जगहों पर अपने शास्त्रीय रूप में जाकर के यजमान बना करके पूजा क्यों करता है, या कहीं पर जाकर के उनका सहयोग क्यों करता है? ऐसे तो आपस में संप्रदाय में विभेद उत्पन्न करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि उनका ये पैटर्न हिंदू मुस्लिम जो है, सनातन धर्म को आगे ले जाके पूरा उन्हें सीख नहीं ले मिल रही है। भगवान प्रभु श्री राम ने शबरी माता के झूठे बेर खाए, कास्टिज्म पर सबसे बड़ा जो है अपना एक ऐसा पथ भगवान श्री राम ने निर्मित किया, उससे प्रेरणा नहीं ले रही भाजपा। लेकिन वो भी जाते मलिन बस्तियों में जाके वहां भी तो भोजन करते हैं दबे कुचले वर्ग के साथ में। तो अगर वो दबे कुचले वर्ग के साथ करते हैं तो उसका फोटोग्राफी और उसके जो मेंटेन पॉलिसी है वो राजनीतिक रूप से आ जाती है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि सवर्ण समाज के साथ ऐसा क्या हो गया है? कौन सा ऐसा उदाहरण पेश करेंगे कि हम इस समाज को बहिष्कृत करते हैं इस एक्ट से? डायरेक्ट कोई एक्ट ले आए कि देश से सवर्ण समाज को 20% को हटा देंगे आप? ऐसा क्यों नहीं कर रही बीजेपी? दूसरा, एक आखिरी लाइन में मैं ये कहना चाहता हूँ, इस एक्ट में कई तरह से उलझन है। मैं चूंकि नौजवान हूँ तो छात्र संघ का नेतृत्व किया है, बहुत लंबे ब्रेन लगा करके बीजेपी के थिंक टैंक ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी छात्र संघ जो है वो इंक्लूड रहे जब देश आजाद नहीं हुआ था। नौजवान भारत सभा ने सशक्त प्रतिनिधित्व किया हुकूमत के खिलाफ। ये नहीं चाहते
कि देश में जब से देश आज़ाद हुआ अब तक विभिन्न छात्र संघों से लोग निकल करके राष्ट्रीय पटल से राज्यपाल केंद्रीय मंत्रियों तक पहुंचे। ये देश के विश्वविद्यालयों से सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व छात्र संघ के रूप से खत्म करना चाहते हैं, जिससे देश को भविष्य की लीडरशिप डेवलप ना हो पाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो, बहुत एक प्रश्न उठे हैं आज की चर्चा में, और निश्चित तौर पे इसके जो सार निकल के आया है उसका सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, और जो भी जिम्मेदार हैं उनको भी चिंतन करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।